लगभग 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहते हैं। तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में ये तुला राशि में चले जाएंगे जी। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में मंगल जी खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए शुक्र शत्रु है। और फिर ये शनि के साथ इनका षडाष्टक भी हो जाएगा। सर साथ ही साथ ये भी मैंने पढ़ा कि गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? जैसे ही वो अभी मिथुन में हैं तो वो राहु को देख रहे हैं, जैसे ही वो कर्क में आएंगे तो देखेंगे आपके सामने जो दृष्टि उसकी जो जाएगी मीन पे जाएगी, तो वहाँ उसको देखेंगे शनि को, और ग्रहों को भी देखेंगे क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि भी है। तो इस समय जो गुरु के प्रभाव हमें मिलने चाहिए वो अच्छे नहीं मिलेंगे, और फिर अगले साल जब वो कर्क में जाएंगे फिर भी उनकी गति तो ज़्यादा ही रहेगी। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मार्स अपनी राशि भी चेंज करने वाले हैं 28 जुलाई को, तो फिर क्या बड़े चेंजेस आएंगे, आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले कुछ साल कैसे होंगे, और साथ ही साथ हमने मार्स की कुछ रेमेडीज को भी डिस्कस किया है। ये भी डिस्कस किया है कि अगर आपका मार्स 1st to 12th में किसी भी हाउस में बैठा है तो आपको इस समय में क्या स्पेशल रेमेडीज करनी चाहिए। आज मेरे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं लाल किताब एक्सपर्ट और आप सभी के फेवरेट राकेश कथुरिया सर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका मंगल कौन से हाउस में है, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। देखिए, इस पॉडकास्ट का इंटेंशन आपको डराना नहीं है, बस एक सावधानी और सतर्कता की सेंस लेकर आना है। 28 जुलाई को मार्स अपनी राशि चेंज करके कन्या में जाएंगे, तो जब मार्स ट्रांजिट करेंगे तो और क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं? क्या फिर भी ऐसी सिचुएशन रहेगी या हमें कुछ और बड़ा देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें मार्स मंगल देव जी चले जाएंगे कन्या में, लेकिन जब वो कन्या में जाएंगे तो वो शनि के समसप्तक हो जाएंगे। ओके। शनि और मंगल आमने सामने हो गए। फिर अंगारक योग तो खत्म नहीं हुआ, दोनों परम शत्रु हैं। इतना ही नहीं, राहु से उनकी दृष्टि तो हट गई, लेकिन राहु से वो अष्टम में आ गए और मंगल से राहु 6ठे में हो गए। 8वां मृत्यु भाव, 6ठा शत्रु भाव, यानी मंगल और राहु का षडाष्टक हो गया। इसमें भी कोई राहत नहीं आती। थोड़ा सा दूसरे ग्रह को भी हम लेते हैं। इस समय सूर्य देव कर्क राशि में है, साथ में बुध जो है वक्री गति से चल रहे हैं कर्क में। अब कर्क चंद्रमा की जल तत्व की राशि है, सूरज अग्नि का गोला है। अब वो जब जल में आ गया तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो गया, कमजोर हो गया। तो जस्ट उसके आगे वाले घर में मंगल और केतु बैठे हैं सिंह राशि में, और उसके पीछे वाले घर में गुरुदेव बैठे हैं बुध की राशि मिथुन में। अब राजा की स्थिति समझिए, बड़े पशुपेश में है राजा। इस समय जितने दुनिया में राजा हैं, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, रशिया के हैं, इजराइल के हैं, ईरान के हैं, हमारे हैं या और भी कई हैं, बड़े पशुपेश की स्थिति में हैं। एक तो उनकी पावर कम हो गई क्योंकि सूर्य जो है जल तत्व में आ गया, और साथ में बुध जो राजकुमार कहलाता है वक्री है, यानी राजा की बात सुन नहीं रहा है बुध। बुध राजा कहता है जरा इधर आओ, वो उल्टा जाता है। वक्री मतलब उल्टा जाता है। हाँ। उसको कहते हैं इधर आओ, वो उधर जाता है। उसको बोलते हैं उधर जाना है तो वो इधर जाता है। यानी राजा की बात राजकुमार भी नहीं सुन रहा। राजा के जस्ट आगे सेनापति और शस्त्रागार के अध्यक्ष उसको बता रहे हैं कि राजा साहब, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी, जो भी टर्मिनोलॉजी है, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पास शस्त्र एनफ हैं, हमारे पास बड़ी स्ट्रेटेजी है, बस आप एक इशारा कीजिए, हम शत्रु को ठोक देते हैं। लेकिन जो गुरु बैठे हैं मिथुन में जस्ट उसके पीछे, यानी गुरु और मंगल केतु के बीच में है इस समय राजा सूर्यदेव। तो जो प्रधानमंत्री हैं गुरुदेव मंत्रना देते हैं, मंत्री बोलते हैं ना, मंत्रना मतलब सलाह, जो सलाह देते हैं वो मंत्री होते हैं।
और वो गुरु का रूप होते हैं। तो गुरु उनको समझा रहा है कि नहीं, ये जो बुध की राशि में बैठे हैं, बुध सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, तालमेल। तो वो कह रहे नहीं, तालमेल करो, बातों से चीजों को सुलझाओ, टेबल पे बैठो, लेकिन युद्ध मत करो। और अगले जो बिल्कुल उस साइड में बैठे हैं उसके दाएं बाएं बैठे हैं दोनों, यूं समझ लीजिए, वो सेनाध्यक्ष और शस्त्रागार के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बहुत कैपेबल हैं, शत्रु का तो हम नाश कर देंगे, हमें आज्ञा दीजिए। तो राजा की विषम परिस्थिति को समझिए, ये चल रही है पूरे विश्व में, हर देश के साथ चल रही है जहां भी युद्ध है। और बहुत से देशों को ऐसी लग रहा है मजबूरी कि हमें युद्ध में कूदना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ये परिस्थितियां बन रही हैं। तो अब कन्या में जब जाएंगे तो फिर समसप्तक आ गया शनि के साथ, षडाष्टक आ गया राहु के साथ, कोई राहत की उम्मीद नहीं आती। मतलब राहत नहीं देखने को मिलेगी हमें आने वाले टाइम में भी। जी हाँ, ये लगभग 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहते हैं। तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में ये तुला राशि में चले जाएंगे जी। तुला राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि में मंगल जी खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते, उनके लिए शुक्र शत्रु है। और फिर ये शनि के साथ इनका षडाष्टक भी हो जाएगा। तो मतलब कोई राहत नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है लंबे टाइम के लिए। हाँ, और राहु केतु तो अपनी पोजीशन में है ही, शनि वक्री चल रहे हैं, राहु कुंभ में है और केतु जो है सिंह राशि में है। यानी शस्त्रागार का अध्यक्ष तो राजा के पास बैठा ही है, सिंह राशि सूरज की राशि है, उसको उकसा रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद जब 45 दिन और निकलेंगे, यानी अक्टूबर के एंड के आसपास, तो मंगल जी आएंगे वृश्चिक राशि, जो उनकी अपनी राशि है। स्वयं राशि। तो हम अब सोचते हैं शायद राहत आएगी, नहीं। मंगल जी को ब्रह्मा जी ने 3 दृष्टियां दी हैं, सप्तम, अष्टम और चतुर्थ। अब वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से फिर राहु को देखेंगे। आप वृश्चिक से कुंभ गिन लीजिए, चौथी राशि है। तो मतलब अंगारक योग पीछा नहीं छोड़ पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कुछ ऐसी युति बनी है, और ये बहुत लंबे गैप के बाद बनती है जब इस तरह की युति होती है। अब वो अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं वृश्चिक, और वृश्चिक राशि चूंकि उनकी अपनी राशि है, तो वो थोड़े उसमें बोल्ड और स्ट्रांग हो जाएंगे। अपने घर में हर कोई चौधरी होता है, कंफर्टेबल होंगे। हाँ। तो उनका प्रभाव और ज्यादा होगा, राहु को और हिट करने की कोशिश करेंगे। फिर युद्ध के चांस हैं, दुर्घटनाओं के चांस हैं। चलो अब बात मानते, ये हमने बात मानी अक्टूबर एंड में होगी। अब दिसंबर के मध्य तक वो शिफ्ट होंगे अगली राशि धनु में, गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में आएंगे तो हमने सोचा कि शायद राहत हो जाए, लेकिन उनके पास चौथी दृष्टि है। चौथी दृष्टि से वो शनिदेव जी को देखेंगे, जो मीन राशि है। धनु से वो मीन में जब देखेंगे, अपनी चौथी पूरी दृष्टि है उनकी। और गुरु की राशि में मंगल बहुत जो है कंफर्टेबल होते हैं, परिचात योग बनता है, तो वो बड़े कंफर्टेबल होके देखेंगे। फिर शनि को फिर वही सलाह तो यही होगी कि युद्ध करो। दुर्घटनाएं भी होंगी, क्योंकि शनि और मंगल जो हैं, यहाँ देखने वाली बात है कि सिर्फ मंगल ही शनि को नहीं देखेंगे, शनि जी के पास भी विशेष 10वीं दृष्टि है। वो 10वीं दृष्टि से मंगल को भी देखेंगे। दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं गुस्से से। अच्छा, मतलब मार्स भी सैटर्न को देख रहे हैं और सैटर्न भी मार्स को पूरी दृष्टि से, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने विशेष दृष्टियां दी हैं। मंगल को चौथी दी है, शनि को 10वीं दी है। तो फिर ये घूर के एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर युद्ध की स्थिति, नेचुरल कैलेमिटी की स्थिति, यहां तक जब धनु में है कोई राहत नहीं। अब उसके बाद जो ट्रांजिट होगा, मंगल जी जाएंगे मकर राशि में, शनिदेव जी की राशि है, और मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। जबकि शत्रु राशि है, पर वहां वो शत्रु राशि में भी जाके चौधरी बन जाते हैं। अब उच्च के मंगल फिर क्या करेंगे? उकसाएंगे कोई पराक्रम दिखाने के लिए, युद्ध के लिए। और इस समय उनकी जो दृष्टि है वो थोड़े टाइम के लिए गुरुजी कर्क राशि में आके वक्री हो रहे हैं। जब धनु में होंगे तब वो गुरु को पूरी दृष्टि से देखेंगे, और जब मकर में आएंगे तो गुरुदेव पुनः वक्री होके मिथुन में आ जाएंगे,
तो षडाष्टक हो जाएगा, गुरु के साथ मंगल का षडाष्टक होगा। लेकिन ये षडाष्टक बुरा नहीं होता क्योंकि दोनों मित्र हैं, ओके। तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जब मकर में आएंगे तो वो राहु के साथ द्विद्वादश, यानी मंगल से राहु दूसरे, राहु से ये 12वें। द्विद्वादश भी अच्छा नहीं होता, पड़ोस में आपका दुश्मन आके बैठ गया है एक दूसरे के बगल में। चलो यहां से आगे बढ़ेंगे वो, तो फिर कहाँ जाएंगे? कुंभ में। कुंभ में तो राहु जी पहले ही बैठे हैं, फिर दो दुश्मन इकट्ठे हो गए, फिर से अंगारक योग, फिर जबरदस्त अंगारक योग, और सामने केतु तो है ही, और उधर बगल में शनिदेव जी हैं। कोई राहत की चांस नहीं है, जल की दुर्घटनाएं बहुत होंगी, और ऐसे में लोगों को डिप्रेशन इतना आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ट्स, कि केस होते हैं। अच्छा चलो, अब 45 दिन के बाद वो आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे मीन में। बिल्कुल। अब मीन में उनका स्वागत करने के लिए शनि जी पहले ही बैठे, फिर अंगारक योग, जल तत्व में फिर दोनों का हो गया। तो कोई किसी तरह का चांस नहीं दिख रहा कोई बचाव हो। और जब वो कुंभ में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से केतु को भी देखेंगे, मंगल के साथ हैं और केतु को देखेंगे। और जब वो मकर में थे तब भी केतु को देख रहे थे अष्टम दृष्टि से। यानी ये जो तीन तीन दृष्टियों का कमाल है शनि और मंगल का, ये कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अगले लंबे समय तक और लगभग 2026 के एंड तक इस तरह की दुर्घटनाएं, पूरे विश्व में तनाव, प्राकृतिक आपदाएं जल थल और नभ में आपको देखने को मिलेंगी। तो सर अगर मैं सम अप करूं मेरे व्यूअर्स के लिए, तो आपका कहने का ये मतलब है कि अभी से लेकर जो 6 जून से हमने बात की मार्स और केतु की युति की, अभी से लेकर 2026 तक ऐसा डिफिकल्ट टाइम हमें देखने को मिलता रहेगा? जी हाँ। तो सर इससे मेरा एक ये भी सवाल आता है कि क्या पहले भी ऐसा कभी ये योग बना था मार्स केतु का? क्या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे हमें ऐसा सब देखने को मिला था? ये देखिए, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में अमृतसर में, उस समय कुछ ऐसे योग थे। ओके। और दूसरा जो है उसमें भी बड़ा लंबा समय चला था जो खराब चला है देश में और विदेश में। और अगला साल जो होगा, जैसे ये मूलांक 9 होता है, न्यूमरोलॉजी से देखें मंगल का वर्ष है और इसमें मंगल अपना तांडव दिखा रहे हैं। अगला साल होगा जिसका मूलांक बनेगा 1, सूर्य का वर्ष होगा वो। फिर जो सूर्य और मंगल, और 2008 को याद कीजिए जब बॉम्बे पे बहुत बड़ा हमला हुआ था आतंकियों का, जिसमें ताज होटल, वीटी स्टेशन, ये सब में 250-300 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ा आतंकी हमला था, तो वो भी सूर्य का वर्ष था। ओके। और ये अगला भी सूर्य का वर्ष आ रहा है। तो ये सारी थोड़ी जो इंडिकेशन मिलती हैं हमें, ये बता रही कि ये पीरियड टर्मोइल का है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपको सावधान किया जा रहा है। हाँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं। ग्रहों की जो असाइनमेंट ब्रह्मा जी ने दी है वो कर रहे हैं। हाँ। आप अपनी असाइनमेंट कीजिए, आप परमात्मा से जुड़े रहिए। वो रूटीन ये है, डेली माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लें, क्योंकि माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक और आशीर्वाद देने वाला दूसरा कोई होता ही नहीं है। भगवान के तो सारे बच्चे हैं, माता पिता के वही 2 या 3 जो भी हैं वही बच्चे हैं, और तो नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सारी सुख और सारी सुरक्षा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुला। भाई बात ये हो रही, संकट आ सकता है तो हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, संकट से आपकी रक्षा करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। तो ये हमारे पास भगवान ने ये सब चीजें भी तो दी हैं ना, इनका सदुपयोग कीजिए। थोड़ा समय धर्म कर्म के लिए निकालिए, सूर्य को जल दीजिए,
सूर्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए, साथ के जीव जंतुओं से, जैसे कौवा है, कुत्ता है, गाय है, इनकी सेवा करते रहिए, इनकी बिल्कुल। ब्लेसिंग लेते रहिए, समय अच्छा निकल जाता है, सुरक्षित निकल जाता है। पर ये हम जो घटनाक्रम डिस्कस करते हैं ये इन जनरल होता है। फिर आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनकी कॉम्बिनेशंस क्या है, इन सब बातों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जी। जैसा आपने कहा कि ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं और हमारे पॉडकास्ट का इंटेंशन या जो भी हम एक्सप्लेनेशन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको एक सावधानी के तौर पे जी आपको हाँ। बताना है कि ऐसा कुछ कुछ हो सकता है और जो भी दुनिया में हो रहा है उसका कारण क्या है, क्या कौन से प्लैनेट्स की कौन सी प्लेसमेंट्स की वजह से वो हो रहा है। सर साथ ही साथ ये भी मैंने पढ़ा कि गुरु भी अतिचारी चल रहे हैं, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, गुरु जो है वृषभ से मिथुन राशि में आए हैं 14 मई को, और जनरली गुरु एक राशि में 13 महीने तक चलते हैं, फिर राशि बदलते हैं। लेकिन अभी गुरु अतिचारी हो गए। अतिचारी का मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं। और इस बार गुरु जो है 18 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तित करके और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे जी। अपनी उच्च राशि में। तो जो डिस्टेंस उन्होंने 13 महीने में ट्रेवल करना था वो लगभग 5 महीने में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आधे से भी कम टाइम में। यानी गुरु इस समय बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे हैं। अब गुरु जो हमेशा शिष्यों के संपर्क में रहते हैं तभी तो ज्ञान देंगे। यानी अब शिष्य जो हैं उनको फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तो उतनी स्पीड हो नहीं सकती। वो भागते भागते हाँफ रहे हैं, गुरुजी से कुछ ज्ञान लेना चाह रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यानी गुरु और शिष्यों के बीच में संबंध जो है अच्छा नहीं हो पा रहा है, ये मंडेन अफेयर में जाता है। यानी गुरु के जो अच्छे प्रभाव हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। भाई मैं जल्दी में भागा जा रहा हूँ, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, मैं बाद में करूँ, संपर्क तो हुआ ही नहीं, मैं जल्दी में हूँ। हाँ तो लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जी। ठीक है। तो और भी अगर गुस्से में गए, पीछे मत पड़ो मेरे, बोल दिया ना मैं बाद में बात करूंगा, और भागे जा रहे हैं, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं, दम फूल रहा है, गुरु तो शक्तिशाली हैं, भाग रहे हैं। तो अब कहने का मंडेन अफेयर में कि गुरु के जो अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं, वो खुद ही इतनी जल्दी में। अब कर्क में जाएंगे और नवंबर में रिट्रोग्रेड होके फिर वापस जो शुरू हो जाएंगे और वापस मिथुन राशि में आएंगे। फिर मिथुन राशि में रिट्रोग्रेड उल्टी गति से चलेंगे। जब बंदा उल्टा चल रहा है, रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है, तो आप कुछ भी दुर्घटना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी गुरु की भी जो दृष्टियां पड़ेंगी दूसरे ग्रहों पे, जैसे जैसे ही वो अभी मिथुन में हैं तो वो राहु को देख रहे हैं, जैसे ही वो कर्क में आएंगे तो देखेंगे आपके सामने जो दृष्टि उसकी जो जाएगी मीन पे जाएगी, तो वहाँ उसको देखेंगे शनि को, और ग्रहों को भी देखेंगे क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि भी है। तो इस समय जो गुरु के प्रभाव हमें मिलने चाहिए वो अच्छे नहीं मिलेंगे। और फिर अगले साल जब वो कर्क में जाएंगे फिर भी उनकी गति तो ज़्यादा ही रहेगी, और ये लगभग अगले 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि अगला साल भी टर्मोइल का है, क्योंकि गुरु की कृपा से कुछ राहत आती है दूसरे ग्रहों पे, लेकिन यहाँ गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं, वो भी ज़्यादा कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। ये मान लेते हैं कि कर्क के उनके प्रभाव बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये उनकी उच्च राशि है, लेकिन चल रहे हैं वो तेज अतिचारी, तो जितने अच्छे होने चाहिए उतने नहीं होंगे। यानी ब्रह्मांड गुरु के अच्छे प्रभावों से अगले लगभग 7 साल तक वंचित रहेगा। और जो दुष्ट ग्रह हैं उनको वही कंट्रोल करते हैं अपनी जो ऑरा से और ऊर्जा से, अपनी दृष्टि से, तो उनको कंट्रोल ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं अगले कुछ साल पूरे विश्व के लिए, ये मोटे तौर पे इसलिए अच्छे नहीं है। हाँ, क्योंकि जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट है यूनिवर्स का जुपिटर, वही अपना इफेक्ट अच्छे से नहीं दिखा और क्रूर ग्रह इतना एक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसीलिए इम्बैलेंस बना हुआ है। यस।
तो सर जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये तो साल ही मंगल का है और जी ऊपर हाँ। से हमने विस्फोटक युति को भी डिस्कस किया, मार्स और केतु की, और आप लाल किताब एक्सपर्ट भी हैं। तो मैं अब हमारे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए स्पेशली मार्स की रेमेडीज़ को जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि ये मार्स की वजह से बहुत फायरी एनर्जी हो रही है, तो हम सबको अपना बचाव करने की ज़रूरत है। तो 1 to 12 हाउसेज में कुछ लाल किताब की रेमेडीज़ हम जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी कुंडली में कौन से हाउस में मार्स बैठा है, और 1 to 12 हम सभी हाउसेज की रेमेडीज़ को अब सर से जानने वाले। देखिए, लाल रंग का ग्रह है मंगल, अग्नि तत्व का ग्रह है, और ग्रह मंडल में ये सेनापति है, क्रूर ग्रह है। और इसके लाल किताब में बहुत सरल उपाय दिए हुए हैं। ये हमारे शरीर में जितना ये ब्लड है वो सारा मंगल के अधीन आता है। अगर हमारा मंगल अच्छा है तो हमें मंगल के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। लाल किताब में 2 तरह के मंगल की परिभाषा दी गई है, मंगल बद और मंगल नेक। अब वो मंगल के अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव से होता है। मंगल मान लीजिए कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है जी। और कुंडली में किसी दूसरे घर में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ गए, तो मंगल कितना भी अच्छा हो अपने आप में, सूर्य शनि के इकट्ठे बैठने से मंगल बद हो जाएगा। वैदिक में ऐसी कोई बात नहीं होती है, मंगल उच्च का होता है या नीच का होता है। यहाँ बद होता है और नेक होता है। और मंगल अच्छा नहीं भी बैठा है, लेकिन बुध और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, बुध आदित्य योग है, तो मंगल नेक का हो जाएगा। अच्छा, अब पहले घर में अगर मंगल है तो ये मंगल का पक्का घर है, इसका मालिक वो खुद है। इसमें कोई ज़्यादा उपाय की ज़रूरत नहीं है। लाल चंदन का टीका लगाएं और मुफ्त में, फ्री में किसी से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट ना करें। रियली? जी हाँ, अगर वो गिफ्ट आपने, और मंगल आपके पहले घर में बैठा है या वर्षफल में आया हुआ है, आपने फ्री गिफ्ट एक्सेप्ट किया, तो आपको उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पर सर लोगों को तो फ्री गिफ्ट एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है। है तो सही, क्योंकि उनको इस चीज का भेद मालूम नहीं है। तो ऐसा है कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव है, वो आपको गिफ्ट देना ही चाहता है बर्थडे पे या कोई ओकेजन पे, तो आप उसको धन्यवाद करके मना कर दीजिए। नहीं माने तो उसको कुछ टोकन अमाउंट दे दीजिए ताकि वो दोष नलीफाई हो जाए। अच्छा, दूसरा जो है, अगर मंगल आपका नेक है तो आप मंगल की चीज़ों का दान मत करो। यानी लाल रंग की जो चीज़ें होती हैं, जैसे अनार है, तांबा है और मसूर है, लाल कपड़ा है, तो लाल रंग की चीज़ें जो मंगल की हैं, जैसे मंगल का रत्न है, मूंगा है, तो ये सब दान मत करो, क्योंकि उससे दान करना मतलब अपने से दूर करना उस ग्रह के इफेक्ट को, तो वो आपका डाइल्यूट होगा, वीक हो जाएगा। दूसरे घर में मंगल है तो आपका जो है, आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है। और दूसरा घर जो है ना, धन का भाव है। अब लाल रंग का रुमाल आप अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए, आपको जो है मंगल के और ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इतना सरल उपाय है। तीसरा घर बुध का है, पक्का घर, वहाँ मंगल अगर आ गया तो वो उसका कारक है, अच्छा है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई कि आपको घर में आइवोरी आइटम्स, हाथी दांत की आइटम नहीं रखनी है। आजकल हालांकि इसका चलन नहीं रह गया है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग रखते थे, ये बहुत फैशन था इसका, आजकल नहीं है। पर अगर है तो ये आपको नुकसान करेगा, आपको घर में नहीं रखनी है। अब जब चौथे घर में आता है तो ये कहा जाता है चौथा घर माता का है। और अगर देखें हम तो चौथी राशि कर्क में मंगल नीच का हो जाता है यहाँ, और उस जातक को मंगलिक भी बनाता है। यहाँ अगर मंगल बैठा है तो आपको चीनी, शहद वगैरह का व्यापार नहीं करना, मीठी चीज़ों का, इवन हलवाई का बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, सूट नहीं करेगा। और इसमें काले, काने और
जो गंजे व्यक्ति से, वो कहते हैं दूर रहो। क्या? कई बार हिट हुआ होता है बंदा और चौथे में मंगल बैठा है तो लाल किताब वाला ज्योतिषी बोलेगा भाई किसी कोई लंगड़ा लूल्हा काना कोई गंजा आपके संपर्क में है क्या? तो बताता हाँ वो है मेरे पास। उसने कुछ आपसे लिया दिया, कहता हाँ। पता लगा कि वो किसी ना किसी तरह हानि कर गया। और सर अगर वो इंसान खुद ही गंजा हो तो? हाँ तो वो तो अपने आप में ही है। खुद से कैसे? वो तो अपना बचाव कुछ नहीं कर सकता, वो है। और अपने लिए ये लागू भी नहीं होगा। वो सेल्फ पे आ जाती है ना बात। और क्योंकि बड़ी एज में तो सब जनरली लोग गंजे हो ही जाते हैं। तो ये बात आपकी बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, साथ में हंसने योग्य भी है। तो उसमें उपाय क्या बताया गया है कि 4 किलो देसी खांड आप मंगलवार को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और जो पंचम में आया हुआ मंगल है ये आपको क्रोध बहुत दिलाएगा, तो ऐसे में आप या तो मोती धारण कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि 5वें में आपको मंगल को कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी देता है दिमाग में। 6ठे में मंगल आया है, यूं तो शत्रु हंता हो जाता है, ये पराक्रम का ग्रह है, लेकिन आपने कोई धन किसी को उधार दे दिया उस टाइम पे, वो धन वापस नहीं आएगा। या कोई कर्जा ले लिया तो लंबे समय तक उसको नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि 6ठा भाव होता ही डेट का होता है। हाँ, तो आपको 6ठे में जब मंगल आया है उसमें कोई बड़ी भूमि की डील नहीं करनी है, किसी को धन उधार नहीं देना है और कोई लोन नहीं लेना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। 7वें में मंगल आया है तो 7वां तो पति पत्नी का स्थान है और ये शुक्र का पक्का घर है, तो इसमें बचाव करने के लिए आपको या तो 7 फीट लंबी दीवार बनानी है और बना के उसी समय उसको तोड़ के गिरा देना है। क्यों? क्योंकि दीवार चुनना ईंटों से वो मंगल का काम है, और आपने बना के तोड़ दी छोटी सी दीवार सिंबॉलिकली, यानी मंगल के दुष्प्रभाव को दूर किया। और मतलब ये दीवार एक घर को सिग्निफाई कर रहा है जो कि शुक्र होता है, इसलिए कुछ ऐसा ही है। दूसरा एक और उपाय है कि तंदूर में 7 मीठी रोटी लगा लीजिए और उसको किसी एक फकीर को दान कर दीजिए। 7 को नहीं देनी है, 1 को देनी है, क्योंकि 7वें में वर्षफल में जब मंगल आता है तो काफ़ी तकलीफें देता है, पारिवारिक जीवन में भी तकलीफ दे देता है, पार्टनरशिप में भी दे देता है। अब अष्टम में मंगल आया तो अष्टम तो मंगल का पक्का घर है लाल किताब में, लेकिन तकलीफ ये यहाँ भी देता है। तो अगर अष्टम में आ गया है तो आप 8 किलो देसी खांड मंगलवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और यदि नवम में मंगल आ गया है तो ये गुरु का पक्का घर है, गुरु और मंगल मित्र हैं, तो ये आपको लाभ ही देगा। और उस लाभ में वृद्धि करने के लिए, उसके शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप अपनी पॉकेट में एक लाल रंग का रुमाल रखिए, ये भी आपके भाग्य को वृद्धि करेगा। 10वें में मंगल आ गया। अब 10वें में मंगल वैसे ये मकर राशि मानी जाती है तो उच्च का हो जाता है। अब घरों में दूध तो उबाला जाता है किचन में, और अगर आप देखें जनरली हफ्ते में 1-2 बार हर किचन में दूध ओवरफ्लो होके गिरता है, क्योंकि गृहिणी दूध गर्म करके साइड बाय साइड कुछ दूसरे छोटे मोटे काम कर रही होती, ध्यान उसका नहीं, दूध ओवरफ्लो हो गया, वो गैस पे गिरेगा, गैस को बुझाएगा, यानी गैस जो जल रही थी वो मंगल है और उस पे दूध गिरा, वो चंद्रमा है, यानी उसने मंगल को नीच का कर दिया। जहां मंगल के आपको उच्च के प्रभाव मिलने थे, इतनी छोटी सी बात से हम माइंड ही नहीं करते, दूध गिर गया, ठीक है गिर गया, बंद कर दी गैस, लेकिन वो गिर गया ना तो उसने मंगल के अफेक्ट आपके खराब कर दिए। तो मतलब वो इनऑस्पिशियस हो गया। यस, अशुभ हो गया। आपको अगर 10वें में मंगल कुंडली में है या वर्षफल में आया है, ये ध्यान रखना है कि दूध ओवरफ्लो होके गैस पे आंच पे नहीं गिरे, नहीं तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है, इतनी छोटी सी साधारण बात इतना बड़ा नुकसान कर सकती है आपका। एकादश में मंगल आया है तो आप
एक मिट्टी के कलश में मंगलवार को शहद भर के उसका ढक्कन लगाइए, उस पर लाल कपड़ा बांधिए। अपने घर का जो साउथ कॉर्नर है, दक्षिण कोना है, वहाँ उसको रख दीजिए और पूरा साल रखे रहने दीजिए। अगले जन्मदिन पे उस जो कलश को आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, वहाँ चींटी चींटियाँ उसको खा जाएंगे। और अगर आपने 11वें के मंगल का उपाय नहीं किया जो इतना इजी है, तो आपका कोई लिटिगेशन का या कोर्ट का केस चल रहा है तो आप और ज़्यादा उसमें उलझ जाएंगे। और अगर ये उपाय किया और कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको राहत आएगी जी। एक छोटे से उपाय से। अब 12वें घर में मंगल है, 12वें घर में मंगल जो बैठा है वो नुकसानदायक है, वो वहाँ का कारक राहु भी है। अब 12वें घर से मंगल को हम कैसे शिफ्ट करें? आपका जो जीभ है, मुख है, ये कुंडली का दूसरा घर है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 1 चम्मच शहद खाइए। ओके। 1 खाएं, 2 खाएं, वो आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कीजिए, लेकिन उठते ही सबसे पहले आप शहद खाएं। आपके द्वादश भाव का मंगल का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ओके। इतने सरल उपाय हैं। और हाँ, जो इसका मास्टर ट्रीटमेंट है, हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते रहिए। मंगल के प्रभाव वैसे ओवरऑल अच्छे हो जाते हैं। ये तो हमने जो है पक्के घरों के हिसाब से देखा, बट इन जनरल मंगल को अच्छा करने का हनुमान जी की भक्ति से ऊपर कोई भी विधि नहीं है। बिल्कुल सर। एंड आई एम श्योर कि आपने जो रेमेडीज हमें बताई हैं, हमारे व्यूअर्स को बताई हैं, वो ज़रूर उन्हें यूज़ करेंगे और अपने मंगल को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये साल ही मंगल का है और मंगल को कंट्रोल में थोड़ा रखना इस समय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी ने देखा जो भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप ये भी बताइए कि आपका मार्स कौन से हाउस में प्लेस्ड है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।